हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो बिल्कुल नया है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। वैसे देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पहले पढ़ा हुआ होगा आपने, लेकिन आज कुछ हम इसको, आप जैसे जानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर बताता हूँ, तो आज इसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर पढ़ेंगे। वैसे चैप्टर बहुत सिंपल है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वर्क, कार्य। देखिए नॉर्मली कार्य जो हम नॉर्मल भाषा में अगर कहें तो नॉर्मल भाषा में कार्य को हम ये कहते हैं कि हमें कुछ मानसिक कार्य करना पड़ रहा हो, यानी फिजिकली प्लस मेंटली वर्क करना पड़ रहा है, जिसमें हमें शारीरिक थकान भी हो और मानसिक थकान भी हो। ऐसे कुछ काम करें हम, तब उसको हम कहते हैं कि हमने कोई वर्क किया है। ये नॉर्मल भाषा में कहा जाता है। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो वहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते हम कि फिजिकली या मेंटली हमने कोई वर्क किया है तो वो वर्क है। वहाँ पर डेफिनेशन अलग है। वहाँ पर क्या है कि अगर हमने कोई फोर्स लगाई किसी बॉडी के ऊपर और उसको फोर्स लगा करके उसको उस पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन में ले गए, यानी उसमें कोई ना कोई विस्थापन कर दिया, उसकी पोजीशन में कोई ना कोई विस्थापन कर दिया, तब हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई कार्य हुआ है। यदि उसके अंदर हमने फोर्स भले ही लगाई हो, हमें शारीरिक थकान भले ही हुई हो, हमें मानसिक थकान भले ही हुई हो, लेकिन उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तब हम कहेंगे कि उसके अंदर कोई कार्य नहीं हुआ है। साइंस की भाषा में कोई कार्य नहीं हुआ है। साइंस की भाषा में कार्य तभी होगा जबकि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कि क्या क्या एग्जाम्पल हैं कि जहां पर हम ये कहेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है। मान लेते हैं कि एक कुली है, उसके सिर पर कोई बॉक्स रखा है, मान लेते हैं कोई बॉक्स रखा उसने, और बॉक्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह ले गए उसको। तो हुआ क्या है कि जो बॉक्स है उसकी अवस्था थोड़ी बदली है, उसकी अवस्था तो वही रही जो पहले से थी, उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर कोई कार्य उसके द्वारा नहीं किया गया है। कार्य तभी होगा जब उस बॉडी, जिस बॉडी को पर फोर्स लगाई जा रही है, उस पर कोई ना कोई विस्थापन हो जाए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला है, कार्य इज इक्वल टू बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट? फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू एस। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये होगा F इंटू एस। मात्रक क्या होगा इसका? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आपने पहले से पढ़ी हुई है, ये आप जानते भी हैं। ये किस कंडीशन में है? ये उस कंडीशन में है जबकि कोई बॉडी है और उस पर जो फोर्स लग रही है वो उसी डायरेक्शन में लग रही है। ये F फोर्स लग रही है और इसको जो हमने डिस्प्लेस कर दिया है इस पोजीशन में, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मान लेते हैं कितना हुआ है, S। उस केस में जो W है वो इतना होगा, इधर की तरफ इसको विस्थापित किया गया। लेकिन अगर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, जो फोर्स की डायरेक्शन है ये ना हो करके फोर्स किसी एंगल से लगे, फोर्स अगर किसी एंगल से लगाया जाए तब क्या होगा, इसको भी समझिए आप। फोर्स किसी एंगल से अगर हम लगाएं, मान लेते हैं कि ये हमने फोर्स लगाया इसके ऊपर
थीटा एंगल से, थीटा एंगल से हमने कोई फोर्स लगाया है, उस केस में क्या होगा, इसको चलिए एस मान लेते हैं, फोर्स हमने लगाया, ये थीटा एंगल से फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये एफ है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। एम जी हमेशा नीचे की तरफ को लगता है इसका, वर्टिकली डाउनवर्ड। उस केस में W इज इक्वल टू होगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, या इसको हम कह सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। ये उस केस में फॉर्मूला है जबकि जो फोर्स है वो किसी एक एंगल से लग रही हो, किसी एंगल से लग रही हो, उस केस में एफ एस कॉस थीटा मात्रा कभी भी होगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो आई थिंक ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके हम मात्रक की बात कर लेते हैं कि मात्रक क्या क्या है इसके। न्यूटन मीटर तो है ही, इसको और क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम न्यूटन, न्यूटन मीन्स फोर्स, और फोर्स कितनी होती है, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू मीटर, और ये क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सीजीएस में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो सीजीएस में कैसे निकालेंगे, सीजीएस में निकालने का क्या तरीका होगा, इसको सीजीएस में आप निकालिए 1 न्यूटन मीटर, अगर हम निकालें तो 1 न्यूटन मीटर को कैसे निकालेंगे, 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल के इक्वल, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू होता है 1 जूल। अब इसको हम कन्वर्ट करें, इसको हम, इसका एक यूनिट अर्ग भी होता है, अर्ग। ये सीजीएस सिस्टम में अगर हम कहें तो सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है, और 1 अर्ग इज इक्वल टू, अगर हम बात करें कि न्यूटन मीटर में कितना कन्वर्ट होगा ये, या 1 जूल में कितने अर्ग होंगे ये निकालना चाहें तो ये होता है 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर, 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। चलो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर। ठीक है, अब न्यूटन को चेंज करते हैं कि न्यूटन, 1 न्यूटन में कितने अर्ग होते हैं, कितने डाइन, 10⁵ ठीक है, और मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻², तो कितने हो जाएंगे 10⁻7, 10⁻7 क्या कहेंगे इसको, न्यूटन मीटर की जगह अर्ग, अर्ग 1 जूल। एक मिनट जरा, एक मिनट होल्ड रखें आप लोग, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई है। चलिए ठीक है, चलिए
चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी जिसकी वजह से आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। तो 1 जूल कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, इतना होता है। तो 1 जूल को आप कन्वर्ट करना चाहें, बहुत सिंपल है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन में कितने होते हैं? 10⁵ अर्ग डाइन, और मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये हुआ अर्ग, अर्ग्स, और ये सेंटीमीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग निकल के आ जाता है। अब हम इसके और भी बात करेंगे कि और क्या क्या है इसके अंदर। ये तो इससे नहीं मिट रहा है, इसका तो फिर कुछ और लेना होगा हमें। इससे देखते हैं। चलिए, 1 अर्ग इज इक्वल टू आपने पढ़ लिया, एक होता है अर्ग, इसका यूनिट अर्ग, 1 अर्ग। इसमें कितने होते हैं? अगर यहां जूल की बात करें, 10⁻7 जूल। ठीक है, एक यूनिट ये हो गई। हम कुछ यूनिट जानेंगे जो इसके अलावा और कोई कौन कौन सी यूनिट होती हैं उनको जानेंगे। तो और एक होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। किलोवाट आवर जो होता है ये भी यूनिट होता है किसका? ये भी वर्क या एनर्जी का यूनिट कहलाता है ये भी। एक होता है 1 कैलोरी, जिसको हीट की टर्म में यूज करते हैं जब हीट की बात आती है, 4.2 जूल। एक होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो इतनी चीजें होती हैं। तो ये तो आपने जाना इसकी यूनिट्स की, यूनिट कौन कौन सी हैं। अलग अलग जिस तरह की आपकी यूनिट है उसी के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको यूज करनी होंगी। अब आता है इसके ग्राफ। अगर हम बल और विस्थापन, क्योंकि इसके अंदर दो चीज आती हैं, एक होता है बल तथा विस्थापन, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ खींचे जाते हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं ये हमें देखना है। पहला, इधर की तरफ आपने लिया फोर्स, इधर की तरफ आपने लिया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट, किसी भी डिस्प्लेसमेंट यहां से बॉडी यहां तक गई तो कांस्टेंट फोर्स के लिए जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। और अगर हमें वर्क निकालना है तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। यानी यहाँ पर मान लेते हैं S1 डिस्टेंस था और यहाँ पर S2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? S। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तब विस्थापन S1 से S2 हो जाएगा। उस केस में ग्राफ इस टाइप का आएगा। ये ग्राफ है, बेसिकली ग्राफ कौन सा है? ये। तो आपको निकालना क्या है? वर्क। तो वर्क अगर निकालना है तो इससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसको निकाल लेंगे और वही वर्क होगा। ठीक। दूसरा है, ये था पहला, और ये कुछ किस कंडीशन में था? जबकि वर्क फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है यानी वो परिवर्ती है, वेरिएबल है, तब किस तरह का ग्राफ आएगा? ये ऐसे मान लेते हैं, इधर F है तो ये किस तरह का आएगा? इस तरह का। मान लेते हैं ये वेरिएबल है
देखिए फोर्स पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, डिफरेंट टाइप का फोर्स है। और अगर ये यहाँ से हम S1 से S2 तक जाने में कितना वर्क हुआ वो निकालना चाहते हैं, तो इस बीच का जो एरिया है वो निकाल लिया जाएगा, वही कहलाएगा आपका वर्क। ठीक है, इस तरह से हम वर्क निकालते हैं इसके अंदर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो है कि अगर समांतर बल लगाया जाए तब कितना वर्क होगा किसी बॉडी पर। ये तो सही से मिटा नहीं रह पा रहा है, डस्टर कोई दूसरा ही लेना पड़ेगा। यस, इससे होगा आसानी से, कपड़े से आसानी से हो जाएगा। ये आपको छोटी छोटी सी चीज़ें लग रही होंगी कि यहाँ छोटी छोटी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी एक दो चीज़ और आएंगी तब आपको कुछ नया मिलेगा। अभी तो ये पुरानी चीज़ें ही चल रही हैं एक तरह से, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी हैं। चलिए, अब केस है कि यदि बल समांतर समतल, जो भी आपका समतल है, प्लेन है, समतल के समांतर हो, उस केस में, यानी जो फोर्स है जो भी आपका समतल है उसके समांतर हो, उस केस में मान लीजिए ये है आपका समतल, यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है, इसको आपने यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, इसका जो mg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और ऊपर की तरफ को एक रिएक्शन लगेगी। आपने फोर्स लगाई है इधर को F, तो इधर की तरफ क्या होगा, एक म्यू आर, एक म्यू आर लगेगा पीछे की तरफ को, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, तो हमको निकालना है यहाँ पर W, इस केस में W निकालना है, जबकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही हो, और जो फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स जो लग रही है हमारी, वो किसके, जो समतल है उसके समांतर लग रही हो, उस केस में हमें निकालना है वर्क। मान लेते कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ है, स्मॉल d। ठीक है, तो सिंपल एक फॉर्मूला निकालते हैं W का। तो उसके लिए क्या, देखिए F इस डायरेक्शन में लग रहा है और म्यू आर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो F माइनस म्यू के मान लेते हैं इसको R इज इक्वल टू, अब चूंकि ये जो फोर्स लग रही है कांस्टेंट फोर्स लग रही है, इसका मतलब ये एक समान गति से आगे की तरफ को बढ़ रहा है। जब एक समान गति से आगे की तरफ को बढ़ रहा है तो इसमें कोई भी किसी तरह का भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी F इक्वल टू म्यू के R। ठीक है, तो यहां से हम F की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें बेसिकली निकालना क्या है, W इज इक्वल टू होता है F इंटू R, F इंटू Fs, तो हमें F निकालना है। तो F हमने ये निकाल लिया, और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, mg, ये हो गया। ठीक है, अब सीधा सीधा आप रख देते हैं कि W इज इक्वल टू कितना होगा, F इंटू, यहाँ के हिसाब से देखें तो D, और ये क्या हो जाएगा, म्यू के mg इंटू D। ये फॉर्मूला इस केस में निकल के आ गया। बहुत छोटा सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। आई थिंक बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। चलिए अब केस चेंज करते हैं कि अगर ये किसी एंगल पर लगा हो, यही चीज़ किसी एंगल पर लगी हो, यानी जो फोर्स है वो किसी एंगल पर लगा हो। मान लेते हैं कि इस तरह से लगा है,
ये लगाया फोर्स, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा और एक होगा एफ साइन थीटा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। ये थीटा एंगल है मान लेते हैं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब इस केस में भी हमें W निकालना है, तो इस केस में W निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये शॉर्टकट मैं अलग से बता रहा हूँ इसको आपको कि कैसे निकालना है। निकालने का जो मेथड है क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा, एफ कॉस थीटा, और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मान लेते हैं कि D है। ठीक है, एफ कॉस थीटा इंटू D, सिंपल फॉर्मूला है। अब बात क्या रह गई कि एफ कॉस थीटा कैसे आएगा, एफ कॉस थीटा निकालने की बात रह गई सिर्फ। तो एफ कॉस थीटा कैसे निकाला जाए, इस पे ध्यान देना है हमें। तो एफ कॉस थीटा कितना होगा, देखिए यहां से समझिए आप, आर किसके इक्वल है, ये अगर ये यहां से देखें तो आर, एक यहां पर दूसरा वेक्टर कौन सा लग रहा है, एम जी, और एक वेक्टर कौन सा लग रहा है, एफ साइन थीटा। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, ये सेकंड केस स्टार्ट हो गया यहां से, ये फर्स्ट केस था। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू आर, ये होती है म्यू आर। ठीक, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आर की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कितनी होगी, म्यू के एम जी प्लस एफ साइन थीटा। आई थिंक ये तो सिंपल समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है यहां पर। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एफ कॉस थीटा जो हमें निकालना है, अगर हम ये माने कि एफ कॉस, जो एफ ये जो बॉडी है इधर की तरफ को जब चलेगी, इसमें भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा उस केस में क्या कहेंगे हम कि एफ कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो लिखा है इसके इक्वल हो जाएगा, म्यू के एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये लाइन आई थिंक एकदम क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये जो फोर्स है और ये दोनों इक्वल होंगी उस केस में, कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स और एफ कॉस थीटा, ये उस केस में इक्वल होंगी, तो इसलिए हमने इसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। बस अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो सिंप्लीफाई करें, कितना होगा, एफ कॉस थीटा, इसको इधर ले लें, माइनस म्यू के साइन थीटा को ले लेते हैं, म्यू के एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी। ठीक है, आपको एफ कॉस थीटा निकालना था, तो एफ कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लो एक, आप कहेंगे एफ कॉस थीटा कॉमन कैसे आ सकता है, कोई बात नहीं, एफ कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये तो 1 बच गया, माइनस म्यू के, और ये क्या था, साइन, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, म्यू के इंटू एम जी। ठीक है, ये क्या बनेगा, टेन थीटा, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना लिख जाएगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस म्यू के टेन थीटा। ये तो सिंपल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, अब तो कोई बात नहीं, अब तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस चीज़ को। देयरफॉर W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी, और एफ कॉस थीटा की वैल्यू है म्यू के एम जी अपॉन 1 माइनस म्यू के टेन थीटा, और इंटू डी, ये वाला डी, ये वर्क आ गया इस केस में। कौन सा केस, जबकि फोर्स किसी एंगल से लग रहा हो,
जबकि फोर्स किसी एंगल से लग रहा हो। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो देख रहे हैं आप, बहुत आसानी से फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं। ये वाला फार्मूला सिंपल, ये फार्मूला बड़ी आसानी से निकल के आ गया। तो ये दो फार्मूले हैं जो इसमें आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि वर्क दो तरह के होते हैं। वर्क बेसिकली तीन तरह से कह सकते हैं आप। एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क और एक होता है जीरो वर्क, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क कब कहलाता है? जब एंगल 0 90, इस केस में, यानी एंगल 0 से 90 के बीच में, यानी जो फोर्स लग रही है वो 0 से 90 के बीच में अगर लग रही है, इस एंगल पर फोर्स लग रही है 0 से 90 के बीच में लग रही है, तो जो आपका वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक कार्य होगा। इसका कोई एग्जाम्पल? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब हम किसी चीज़ को आगे की ओर धक्का दे करके चलते हैं तो फोर्स भी उधर को लग रही है और वर्क भी उधर को ही हो रहा है, ठीक है। उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में वर्क हो तो हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क, ठीक है। जैसे बुलेट कार्ट भी होती है, यानी जो बैलगाड़ी होती है वो भी क्या होती है, वो आगे की तरफ को फोर्स लगाती है और आगे की तरफ को ही खिसकती चली जाती है, तो वहाँ पर उसको भी हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि 0 से 90 के बीच में अगर कोई एंगल है तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। 90 एंगल पर अगर है, 90 से लेके 180 के बीच में अगर है तो ये होता है नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव करे। फोर्स इस डायरेक्शन में, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे। इसका कोई एग्जांपल? यस, जैसे कुएं से पानी खींचा जाता है, तो जब पानी खींचा जाता है तो क्या होता है कि वर्क डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ को हो रहा है, वर्क ऊपर की तरफ को हो रहा है और जो टेंशन है वो नीचे की तरफ को लगी हुई होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कहलाएगा? नेगेटिव वर्क। अगर 90 के एंगल पर हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 है, तब वर्क इज इक्वल टू 0 कहलाएगा। इस केस में वर्क 0 कहलाएगा, ठीक है। कोई वर्क नहीं हो रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वर्क हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी 90 के एंगल पर वर्क हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि वर्क 0 है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स इधर को लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आप इधर को कर, उस डिस्प्लेसमेंट में है और किस में, सीधी सीधी आप ये कहें कि फोर्स अगर 90 के एंगल पर लग रहा है उसके एक्शन के, तो वर्क 0 होगा। जैसे पुली वाला एग्जांपल मैंने बताया था उस केस में, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन फोर्स, यानी संरक्षी एवं असंरक्षी बल। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए या जिनको करने के बाद उनको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो हमारा एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, तो जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं वो कहलाते हैं संरक्षी, और जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो कहलाते हैं असंरक्षी। तो असंरक्षी का एग्जाम्पल क्या क्या है, यानी नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव वो है जैसे फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी वेस्ट होती है आपकी, तो वहां पर जो कार्य किया उसको आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो होता है असंरक्षी। और कौन सा है, श्यान बल है एक इसका एग्जाम्पल, श्यान बल, उसमें भी आपको वो वापस नहीं मिलता है, वर्क जो है, जो एनर्जी आपकी वेस्ट हो गई वो वापस नहीं मिलती है। ये उसी प्रोसेस में मिल सकती है वापस जबकि प्रोसेस वापस रिपीट हो जाए, अपनी चीज़ को वापस जिस तरीके से हुआ था उसी चीज़ में वापस चला जाए, तो ये वहीं पर संभव है।
ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऐसे जितने बल हैं, जैसे आपका प्रत्यास्थ बल है, यानी आपने स्प्रिंग को दबाया, छोड़ दिया, वो अपनी पुनः अपनी वापस स्थिति में आ जाता है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये संरक्षी। ठीक है, तो ये था संरक्षी एंड असंरक्षी बल। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले इसको हमें मिटाना होगा। आज ये बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है तो। ये तो बड़ा दिखाई दे रहा है सब कुछ इसमें नीचे का, तो इंक में कुछ प्रॉब्लम है इसका मतलब आज। चलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एक है हमारा कि कांस्टेंट फोर्स के लिए, और एक है वेरिएबल फोर्स के लिए, यानी जब बल नियत हो, और एक जब बल परिवर्तित हो, कि बार बार चेंज हो रहा है, उस केस में भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करेंगे, और जब बल नियत होगा उस केस में भी। तो पहला है नियत बल। नियत बल के लिए जबकि फोर्स कांस्टेंट है, उस केस के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को हम प्रूफ करेंगे। तो बहुत सिंपल सी प्रमेय है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। हमें पता है कि W इज इक्वल टू कितना होता है, F इंटू एस। ठीक है, और F की वैल्यू कितनी होती है, M इंटू ए। ये भी आपको पता है कि M इंटू ए होती है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो कितना होगा, W इज इक्वल टू MAS। ठीक है, ये हुआ W इज इक्वल टू MAS। अब हमें क्या निकालना है, आप जानते हो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाफ M से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, हाफ M से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, और हाफ M से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। पूरी इक्वेशन में 1/2 M से मल्टीप्लाई कर दी हमने। ठीक है, तो इसको अलग ले लेते हैं, यहाँ 2 और आएगा 2, तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, उसको इधर ले लिए, MAS इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा, हाफ M V स्क्वायर माइनस हाफ M U स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या दिखा दे रहा है कि MAS की वैल्यू क्या है, W, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक, या तो इसको ऐसे लिखें, या इसको लिख सकते हैं आप डेल्टा के। यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का जो अंतर होता है, उसके बराबर ही हमें कार्य मिलता है। तो ये थी कार्य ऊर्जा प्रमेय जबकि बल नियत है, यानी कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो बहुत सिंपल है, देख रहे होंगे आप, बहुत सिंपल है कि फोर्स
वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है m इंटू ए। यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, थर्ड इक्वेशन लगाई, थर्ड इक्वेशन में हाफ m की मल्टीप्लाई कर दी, हाफ m की मल्टीप्लाई करके ये हमारा वर्क था, इसको अलग ले लिया, बाकी एक तरफ ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी काइनेटिक एनर्जी का है, तो ये अंतिम और ये प्रारंभिक सिंपली प्रूफ हो गया हमारा। ठीक, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। मैं समझता हूँ कि ये जो जितना हमने आज किया है इसको एक बार आप रिवाइज जरूर कर लें, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो आज का था ये बेसिक चीज़ थी, इसमें कोई भी ऐसी नहीं थी कि जो आपने पहले ना पढ़ी हो सकता है ये वाली थ्योरम ना पढ़ी हो, बाकी चीज़ें पढ़ी थी आपने, तो आज बेसिक सी चीज़ें थी, तो इसको एक बार रिवाइज जरूर कर ले, क्योंकि आगे का जो पोर्शन है उसमें इन सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस जितनी भी इससे बाकी चीज़ें बची हुई हैं वो चीज़ें लेकर के आएंगे, यानी अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स के लिए करेंगे, उसके बाद एनर्जी और उसके बाद शक्ति, ये तीनों चीज़ करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके।